हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ही क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 आव्यूह की एक्सरसाइज 3.1 के 2 वीडियो प्रोवाइड कर दिए थे। ठीक है बच्चों, आज ये तीसरा पार्ट है, यानी तीसरा वीडियो है। तो आई होप कि आपने पिछले दोनों वीडियो देख लिए होंगे और बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो भी गए होंगे बच्चों। ठीक है, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आज इस एक्सरसाइज को बच्चों हम समाप्त भी करेंगे। आई होप कि आपको पिछले क्वेश्चन सभी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जिन लोगों ने पिछले सभी वीडियो देख लिए हैं पूरे और अच्छे से समझ में आ गया तो मुझे जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमने देख लिया और हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है बच्चों, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं बच्चों तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है बच्चों, और अपने फ्रेंडों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, तो बहुत आराम से सॉल्व करेंगे। सारी चीजें बहुत क्लियरिटी के साथ पढ़ेंगे, फिक्र करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, चलिए तो बच्चों हमने आपको जो क्वेश्चन करा दिए थे एक्सरसाइज 3.1 में वो 6 तक कंप्लीट करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 चलेगा आपका। तो देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है। समीकरण हमें दे रखा है बच्चों, इतने से ए बी सी तथा डी के मान निकालने, ए बी सी और डी के मान निकालने हैं। तो क्वेश्चन है बच्चों आपका 7। ठीक है, तो देखिए क्या गिवन है। समीकरण हमें यहां दे रखा है बच्चों, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो है a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी और 3c प्लस डी। ठीक है, इस तरीके से। और बराबर में हमें दे रखा है बच्चों -1 5 -1 5 0 13। ठीक है भाई, इस तरीके से। और यहां से भाई हमें ए बी सी डी के मान फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमें ए बी सी और डी की वैल्यू। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। बस आपको एक बात पता होना चाहिए, दो आव्यूह बराबर कब होते हैं, जब उनके संगत अवयव बराबर हों और उनके क्रम बराबर हों। तो दोनों आव्यूह आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां दोनों आव्यूह आपस में बराबर दिए हैं, दोनों आव्यूह आपस में बराबर दिए हैं और दोनों का क्रम भी समान है। देखिए इसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो इसका क्रम 2 गुणा 2 हो गया और इसका क्रम भी 2 गुणा 2 हो गया और आव्यूह आपस में बराबर हैं। तो मैंने आपको बताया था जब 2 आव्यूह आपस में बराबर हों और क्रम समान हो तो संगत अवयव बराबर हो जाते हैं। ठीक है, देखिए 3 बातें होती हैं, इनको ध्यान रखिए आप। क्या, एक तो क्रम समान, दूसरी बात आव्यूह समान, आव्यूह बराबर यानी समान, और संगत अवयव समान, संगत अवयव समान। ये 3 बातें हैं। इन 3 बातों में से अगर कोई 2 बात सही है तो तीसरी बात अपने आप सही हो जाएगी। अब चाहे वो कोई सी भी 2 हो सकती हैं, जैसे अगर मान लीजिए आव्यूह आपस में बराबर हैं और उनके क्रम समान हैं, ये 2 बात सही है। यहां पे देखो आव्यूह आपस में बराबर हैं और दोनों के क्रम समान है, तो तीसरी बात अपने आप सही हो जाएगी। क्या, कि संगत अवयव बराबर हो जाएंगे अपने आप। ये 3 बातों से को आप ध्यान रख लीजिए, चाहो तो इसे नोट डाल के लिख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और समझने वाली बात है अगर आप इसको समझें तो। अगर क्रम समान है और आव्यूह बराबर है तो संगत अवयव बराबर हो जाएंगे। यदि संगत अवयव बराबर हैं और आव्यूह बराबर हैं तो क्रम समान जरूर होंगे, जरूर होंगे क्रम समान। ठीक है, कोई 2 बात अगर सही है तो तीसरी बात अपने आप सही हो जाएगी। या फिर क्रम समान है और संगत अवयव बराबर है तो आव्यूह अपने आप बराबर हो जाएगा। कोई भी 2 बात ठीक होने पर इन तीनों में से एक तीसरी बात अपने आप ठीक हो जाएगी। क्लियर। तो यहां पर देखिए दोनों आव्यूह आपस में बराबर हैं, यानी ये वाली बात ठीक है, और क्रम दोनों के समान है, ये वाली बात ठीक है। तो ये तीसरी बात अपने आप बराबर हो जाएगी। क्या, कि संगत अवयव आपस में बराबर होंगे। जब 2 आव्यूह आपस में बराबर होते हैं और क्रम समान होते हैं तो संगत अवयव अपने आप बराबर हो जाते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, संगत
अवयवों की क्या करेंगे, तुलना कर दो, तुलना करने पर। ठीक है, देखिए तुलना करेंगे तो पहली रो पहली कॉलम का अवयव ये है और यहाँ पहली रो पहले कॉलम का अवयव ये है, तो इसकी कंपेयर इसके साथ, तो a माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी -1, यानी a माइनस बी बराबर -1, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार पहली रो और दूसरे कॉलम का अवयव ये है और यहाँ पहली रो दूसरे कॉलम का अवयव 5 है, तो 2a प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, यानी 2a प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी 5, समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे आ जाइए, देखिए दूसरी रो और पहले कॉलम का अवयव ये है और यहाँ दूसरी रो और पहले कॉलम का अवयव ये है, तो 2a माइनस बी बराबर हो जाएगा 0 के, तो 2a माइनस बी बराबर 0, समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी रो और दूसरे कॉलम का अवयव ये है और दूसरी रो दूसरे कॉलम का अवयव इसमें ये है, तो दोनों ये आपस में बराबर हो जाएंगे, तो 3c प्लस d बराबर हो जाएगा 13 के, समीकरण नंबर 4। यहां तक कोई दिक्कत? पहला अवयव पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर, चौथा चौथे के बराबर, 4 समीकरण बन गई। अब इन चारों समीकरणों की हेल्प से इनको सॉल्व करके हमें ABCD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे, आइए समझते हैं। ठीक है, तो देखिए A और B में एक समीकरण तो ये रही, क्या और इसमें कोई A और B में एक और समीकरण है? तो देख लो, ये रही, इन दोनों की ले लो बस। तो देखिए इन दोनों को घटा दो, क्योंकि ये माइनस का b है और ये घटाने पे प्लस का b हो जाएगा, कट जाएंगे, a का मान आ जाएगा, तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने 3 को, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 3 को घटाने पर। क्लियर? तो घटाइए, समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी बराबर 1 और समीकरण 3 क्या है, 2a माइनस बी बराबर 0। घटाएंगे तो इसके चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस का है माइनस का और ये माइनस का है प्लस का, और ये माइनस, तो ये प्लस माइनस के कट गए, माइनस के 2a और प्लस का a, तो माइनस 2a में से प्लस का a जाएगा तो क्या बचेगा, एक a बचेगा, माइनस के बढ़े तो माइनस का बचेगा, और बराबर में क्या बचा 1 और ये 0, घटाएंगे तो 0 ही आएगा, 1 ही आएगा, तो इस माइनस को भेज दो इधर, तो a की वैल्यू हो जाएगी -1, तो a की वैल्यू तो आ गई -1। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, b की, तो इस वैल्यू को उठा के समीकरण 1 में लगा दो, तो पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, तो समीकरण 1 में रखो, a की जगह -1 और माइनस b बराबर 1, इस माइनस b को इधर ले जाओ, तो -1 तो है, और इस 1 को ना, इस 1 को इधर लेके आओ, तो 1 इधर प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस भी इधर जाएगा तो प्लस का b हो जाएगा, तो -1 -2 बराबर b, तो b की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। ठीक है, तो a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू आ गई -2, a और b के मान आ गए। अब c और d के और रह गए, तो देखिए यहाँ पर देखिए हमारे पास a और c में एक समीकरण ये है, तो अगर हम यहाँ a का मान लगाएं तो c का मान मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी आप ये लिखिए कि a बराबर -1 समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि ये समीकरण a और c में है तो a का मान तो हमें पता है ना, लगा दीजिए a की जगह पर, तो 2 इंटू a की जगह -1 और प्लस c बराबर 5, तो भैया 2 का -1 में करेंगे -2 प्लस c बराबर 5, -2 को ले जाओ राइट में, तो c बराबर 5 प्लस 2, तो c बराबर हो गया 7, कितना हो गया 7। तो a b और c के मान आ गए, अब d का मान और रह गया है। देखिए ये वाली समीकरण c और d की फॉर्म में है या नहीं है, तो यहाँ अगर c का मान लगा देंगे तो d का मान मिल जाएगा, बिल्कुल। तो इसे पुट कर दो फोर्थ में, पुट इन इक्वेशन नंबर 4, तो यहाँ लगा दो c की जगह, तो भैया 3 इंटू सी की वैल्यू 7 और प्लस d बराबर 13, 7 या 21 प्लस d बराबर 13, 21 को राइट में ले जाओ तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 13 माइनस 21, तो d बराबर 13 में से 21 के कितने बचे 8, माइनस के बढ़े तो माइनस के 8, तो ये d की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमसे चारों मान पूछे थे, क्या लिखेंगे, अतः a बराबर -1, b बराबर कितना है, b बराबर है आपका -2, c बराबर आपका 7 और d बराबर आपका -8। दैट्स ऑल, दिस इज योर फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो बहुत अच्छे से हो गया ना, सिर्फ आपको कंपेयर करना था, कंपेयर करके 4 समीकरण बना लो, एक जैसी समीकरण देखो, ये भी a और b की फॉर्म में और ये भी a और b की फॉर्म में, इन दोनों को घटा लो, क्योंकि घटाने पे ये प्लस का भी माइनस का भी होने के कारण कट जाएंगे, a का मान निकल आएगा, फिर a के मान को उठा के वापस या तो 1 में लगा दो या 3 में लगा दो, तो हमने 1 में लगा दिया, तो यहाँ से हमें b का मान मिल गया।
फिर बी का मान मिल गया। और देखिए अब समीकरण 2 पे आ जाओ, ये सी और ए की फॉर्म में है, तो यहाँ ए का मान तो हमें पता है, ए की जगह ए का मान लगा दो, अभी निकाला है, सी का मान निकल आएगा, सी का मान मिल गया। अब देखिए ये चौथी समीकरण सी और डी की फॉर्म में है, तो यहाँ सी का मान लगा देंगे तो डी का मान मिल जाएगा, तो सी का मान इसमें लगा दो तो यहाँ से डी का मान मिल गया, चारों मान आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है 7 कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, बस रेगुलर हमारे साथ बने रहिए। हमारी वीडियो डेली आपको मिलती है बच्चों, ठीक है। देखिए हमने जो टाइम कर रखा है वो 5 बजे का है, लेकिन वीडियो कभी कभी लेट होती है, 5, साढ़े 5, 6 भी बज जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सर वीडियो का टाइम सुबह 6 बजे कर दो, तो हम 1 घंटे लेट भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप कहेंगे तो। जितने भी बच्चे वीडियो को देखते हैं, अगर वो सुबह 6 बजे चाहते हैं, 5 बजे ना चाह कर, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसका टाइम 6 बजे कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है आपका 8 क्वेश्चन क्या है बच्चों, 8 क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक आव्यूह दे रखा है a बराबर aij, और इसका जो क्रम है वो है m गुणा n। एक वर्ग आव्यूह है, ये क्या है, एक वर्ग आव्यूह है, ये क्या है, एक वर्ग आव्यूह है, ठीक है। यदि कब, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। नंबर ए, ये वर्ग आव्यूह कब होगा, नंबर 1 जब m का मान छोटा होगा n से, बी ऑप्शन जब m का मान बड़ा होगा n से, सी ऑप्शन जब m बराबर होगा n के, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन क्या कहता है आपका, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो भैया 4 ऑप्शन है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो मैं ये बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस तरीके से, तो आप कैसे बताएंगे भाई यहाँ पर। तो देखिए हमसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को फिर से समझिए। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि यदि a बराबर aij एक आव्यूह है और इसका क्रम m गुणा n है, तो ये एक वर्ग आव्यूह है। कब ये वर्ग आव्यूह होगा, कब होगा, जब ये वर्ग आव्यूह कब होगा, जब इन चारों में से कौन सी बात सत्य है। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि ये अगर वर्ग आव्यूह है तो कब होगा ये वर्ग आव्यूह, जब m का मान n से छोटा होगा तब होगा ये वर्ग आव्यूह, या m का मान n से बड़ा होगा तब होगा ये वर्ग आव्यूह, या m का मान n के बराबर होगा तब होगा, या इनमें से कोई सा भी नहीं है। कौन सा ऑप्शन ठीक है ये बताना है। अगर ये वर्ग आव्यूह है तो भैया ये वर्ग आव्यूह के लिए मैंने आपको देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो में सब कुछ डिटेल में समझाया था कि वर्ग आव्यूह होने के लिए शर्तें क्या होती हैं, वर्ग आव्यूह होता क्या है। तो भैया वर्ग आव्यूह उसे कहते हैं जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में समान हो, उसी को हम वर्ग आव्यूह बोलते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर हो, उसी को हम वर्ग आव्यूह बोलते हैं। ये वाली बात मैंने आपको बताई थी या नहीं बताई थी, ठीक है। तो भैया ये क्या है, ये जो m है मैंने आपको ये बताया था, m को बोलते हैं पंक्ति और n को बोलते हैं स्तंभ, कॉलम। तो भैया ये पंक्ति और अगर स्तंभ दोनों आपस में बराबर होंगे तो हम कह देंगे कि ये एक वर्ग आव्यूह होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखो क्या m और n आपको इन चारों में से किसी एक में बराबर दिख रहे हैं, यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्योंकि भैया इनका क्रम, ये जो पंक्ति है और जो स्तंभ है वो आपस में बराबर होने चाहिए। वर्ग आव्यूह की शर्त यही तो होती है कि जब किसी आव्यूह के पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होगी तो उसे हम वर्ग आव्यूह कहेंगे। तो पंक्ति क्या है m और स्तंभ क्या है n, तो ये आपस में बराबर होंगे तब ये वर्ग आव्यूह होगा। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पर ये वर्ग आव्यूह हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि वर्ग आव्यूह के लिए पंक्ति यानी m बराबर स्तंभ यानी n, तो वर्ग आव्यूह होता है। क्लियर। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ऑप्शनल था, देख के ही आप सॉल्व कर देते, लेकिन देखिए देख के भी आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको जो मैंने बातें बताई हैं पता हो। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो आप लोग इन चीज़ों को लिख भी सकते हैं बीच बीच में, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान हैं। x व y के किन मानों के लिए
किन मानों के लिए युग्म समान है। युग्म समान है, ठीक है भाई। देखिए पहला हमें यहाँ पे युग्म दे रखा है, इसमें यानी जोड़ा 3x प्लस 7 3x प्लस 7 y प्लस 1 5 और यहाँ पर 2 माइनस 3x, ठीक है, और कॉमा 0 y माइनस 2 यहाँ पर 8 एंड 4, ठीक है भाई, ये है। तो भाई अब ये बताना है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए की वैल्यू ए एक्स बराबर माइनस के 1/3 और y बराबर जो है 7। बी ऑप्शन है ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है। और जो तीसरा ऑप्शन है y बराबर 7 और x बराबर माइनस के 2/3 और जो डी ऑप्शन है x बराबर माइनस के 1/3 और y बराबर है माइनस के 2/3। तो भैया बात पहले सवाल की लैंग्वेज समझो, सवाल क्या कह रहा है। सवाल की लैंग्वेज अगर आप समझेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि ये दोनों युग्म बराबर कब होंगे, मतलब ये दोनों युग्म बराबर होंगे कब। x और y के मान ऐसे क्या हैं जिनके लिए दोनों युग्म आपस में बराबर हो जाएं। x और y के ऐसे मान इनमें से कौन से हैं जिसके लिए ये दोनों आपस में बराबर हों। अब हमें ये बताना है कौन सा ऑप्शन ठीक है, यानी कि x का ऐसा यहाँ कौन सा मान लगा दें दोनों तरफ अगर x है तो, और y की जगह यहाँ कौन सा मान लगा दें इनमें से कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं। तो अब ये तो हमें पता नहीं है कि भाई x का मान ऐसा क्या है और y का मान ऐसा क्या है इन चारों में से। तो क्या करेंगे, हमें इन्हें बराबर रख देते हैं अपनी तरफ से और बराबर रखकर तुलना करके x और y के मान निकालेंगे। जो भी x y के मान आएंगे वो इनमें से किसी से मैच हो गए तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको बराबर रखेंगे। तो इन युग्मों को बराबर ले लो। तो भैया यहाँ पर ये 3x प्लस 7 है, या y प्लस और 1 है, यहाँ पे यहाँ 5, ये 2 माइनस 3x है, और इसको कर लो बराबर, ठीक है। 0 y माइनस 2 8 4। अब इन ये बराबर कर दिए हमने। अब ये दोनों आप भी आपस में बराबर हैं और इनके देखिए क्रम समान है, तो इनके संगत अवयव अपने आप बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, तुलना कर दो भाई। तो पहला एलिमेंट ये और यहाँ 0 है, तो 3x प्लस 7 बराबर 0। तो 3x बराबर 7 को धर ले जाओ -7, तो x बराबर माइनस के 7/3 आ गया, ठीक है। फिर ऐसे ही इसकी कंपेयर कर दो इस दूसरे वाले के साथ। तो 5 है इधर और बराबर इधर क्या है y -2। तो -2 जब इधर आएगा तो 5 + 2 बराबर y। तो भैया y की वैल्यू होगी 5 और 2 7। तो x और y के मान पूछे थे, x और y के मान आ गए। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो y का मान, तब भी y का मान सेम आएगा। आप यहाँ से भी x का मान निकाल सकते हो, ठीक है, तब भी x का मान क्या आएगा, सेम आएगा। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। चूँकि देखिए यहाँ पर आप इसको भी ले लेंगे यहाँ और इसको बराबर, तो ये -3x को धर ले आएंगे, 4 को धर ले आएंगे, तो ये क्या होगा भाई, यहाँ पे देखिए इस तरीके से अगर हम इसको और इसको ले लें यहाँ से, तो भैया 2 - 3x बराबर 4। तो 3x को धर लिया और 4 इधर आ जाएगा, -4 बराबर 3x। कितना बचा यहाँ पे, -2 बराबर 3x। तो x बराबर आ गया माइनस के 2/3। यहाँ x का मान आ रहा है 2/3 और यहाँ आ रहा है 7/3। ओहो गड़बड़ है मामला। देखिए फिर समझ लीजिए आप, हमने यहाँ पर इसको और इसको बराबर लिया। देखिए यहाँ भी x आ रहा है, यहाँ भी x आ रहा है, तो चाहे आप यहाँ से तुलना कर लो या यहाँ से तुलना कर लो, हर जगह x की वैल्यू समान आनी चाहिए। बट यहाँ x की वैल्यू दोनों जगह अलग अलग आ रही है। देखिए हमने जब इसको इसके साथ कंपेयर किया था तो 3x + 7 बराबर 0 है, यही सवाल दे रखा है। एक बार बुक में मैं चेक कर लेता हूँ, यस 0 ही है, 3x + 7 बराबर 0 है, ठीक है, सही है। तो भैया यहाँ पर हमने जब इनको बराबर लिया तो यहाँ से x की वैल्यू आई माइनस के 7/3, और जब हमने इनको बराबर लिया तो यहाँ से x की वैल्यू आई -2/3।
तो भैया यहाँ पर ये गड़बड़ है। गड़बड़ क्या, सवाल गलत नहीं है, ऑप्शन इसमें कौन सा ठीक होगा फिर भाई। x की दोनों जगह वैल्यू अलग अलग आ रही हैं। यहाँ हमने x का मान निकाला तो कुछ और आ रहा है, और यहाँ x का मान निकाला तो कुछ और आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ज्ञात करना संभव नहीं है। हाँ, अगर इस जगह भी x का मान सेम आता और इस जगह भी x का मान सेम आता तो हम कहते ज्ञात करना संभव है, जो भी आंसर आ रहा था वही ठीक होता। लेकिन दोनों जगह पर हमने निकाला तो भाई x क्या है, एक चर राशि है, और एक ही सवाल में उसके दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, वो भी कंपेयर करने पर, और कंपेयर करने पर दोनों जगह आंसर सेम आने चाहिए x के। यहाँ कुछ और आ रहा है, यहाँ कुछ और आ रहा है, इसका मतलब ये है एक ही बात, x है ही एक ही चीज। तो ये दो अलग अलग मान कैसे आ सकते हैं, इसके दो अलग अलग मान नहीं आ सकते। मान दोनों जगह आप यहाँ से निकाल लो या यहाँ से निकाल लो, दोनों जगह से सेम आना चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों जगह अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब फिर ये हो गया कि यहाँ पर जो मान है वो ज्ञात करना संभव नहीं है। हाँ, अगर दोनों जगह समान आता तो हम कह देते संभव है, जो आ रहा था आंसर वही ठीक होता, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं आपके सामने सारी चीजें हैं भाई। हमने इसको इसके साथ कंपेयर किया तो x का मान कुछ और आ रहा है, और यहाँ से कंपेयर किया तो यहाँ से भी x का मान वही आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है, कुछ और आ रहा है। देखो, इट मीन्स दैट वी कैन से पॉसिबल नहीं है वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, y की वैल्यू अगर देखें तो भाई 7 आ रही है, ठीक है, y की वैल्यू 7 ले लें तो x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, -2/3 आ रही है, -2/3 वो आ रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये ठीक है अगर आप इसको लेते तो। और फिर अगर आप एक बार यहाँ पे 7 आ रहा तो x की वैल्यू आ रही है -1/3, तो फिर देखो 1/3 में से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मतलब गड़बड़ मामला कहाँ है कि x के दो, पहली बात तो यही गलत हो गया कि x के मान 2 नहीं आ सकते। ठीक है, x के मान 2 नहीं आ सकते। और देखिए जब y की वैल्यू 7 ले रहा तो x की वैल्यू ये आ रही है, यानी ये और ये ठीक होने चाहिए, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होता। तो उन्होंने ये ऑप्शन डाल दिया तो मामला गड़बड़ यही हो गया। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू दोनों जगह अलग अलग नहीं आनी चाहिए, x की वैल्यू दोनों जगह सेम आनी चाहिए, तब हम कहेंगे हमारा सवाल ठीक है। ठीक है, वरना सवाल तो मतलब ठीक है, मतलब ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, ये वाला ऑप्शन ठीक होगा फिर कि ज्ञात करना संभव नहीं है। ओके, तो आपका यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है। तो ये सवाल जो है ना बच्चों, आपका ये 3.1 का 9 सवाल है ना, 3.1 का 9 क्वेश्चन है आपका। तो भैया 3.1 का 9 क्वेश्चन में जो ऑप्शन है ना आपका, वो दे रखा है आपको बी, यस, ज्ञात करना संभव नहीं है। ओके, तो ज्ञात करना संभव क्यों नहीं है आप समझ गए, क्योंकि एक ही सवाल में तुलना करके x की ही वैल्यू अलग अलग आ रही है, जबकि नहीं आनी चाहिए, इसीलिए संभव नहीं है। ओके, चलिए, तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा चीजों को लेकर। क्वेश्चन नंबर बच्चों अब 10 है आपका, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 10, 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की संख्या ज्ञात होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। यानी 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल संख्या कितनी होगी, आव्यूहों की संख्या पूछी है। ठीक है, जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 10। तो आव्यूह की कोटि दे रखी है हमें, आव्यूह की कोटि कितनी है, 3 × 3। अगर किसी आव्यूह की कोटि 3 × 3 है तो उसमें कुल अवयव कितने होंगे, तो उन कोटि का आपस में गुणा कर लो, 3 × 3 का गुणनफल निकाल लो। तो आव्यूह में कुल अवयव कितने होंगे, कुल अवयव, तो भैया अवयव कैसे निकालते हैं, कोटि का गुणनफल निकाल लेते हैं, इसका गुणनफल होगा 3 × 3 = 9 अवयव होंगे। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं प्रत्येक प्रविष्टि दे रखी है। ठीक है, प्रविष्टि दे रखी है, प्रविष्टि दे रखी है हमें 0 या 1, 0 या 1। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें पहले सवाल की लैंग्वेज समझिए। यहाँ हमें जो है प्रविष्टि 0 या 1 दे रखी है और आव्यूह का क्रम 3 × 3 दे रखा है। तो ये पूछा कि कुल ऐसे कितने आव्यूह बनेंगे, उन आव्यूहों की संख्या बताओ। देखिए यहाँ पर हम आव्यूहों की संख्या कैसे निकालेंगे, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए किसी भी आव्यूह को बनाने के लिए कि उसके अंदर कुल कितने एलिमेंट हैं। तो उसके अंदर कुल 3, उसका क्रम 3 × 3 है, तो कुल अवयव कितने होंगे, 9 होंगे। और प्रविष्टि 0 या 1 है,
तो भैया मतलब इसको चुनने के तरीके कितने हैं, ये 0 या 1। इसका मतलब हो गया या तो 0 ले सकते हैं या 1 ले सकते हैं। 0 या 1 का मतलब है या तो 0 लीजिए या 1 लीजिए, कोई एक ले सकते हैं। तो जो चुनने के तरीके हैं हमारे पास प्रविष्टि के चुनने के जो तरीके हैं वो 2 हैं। प्रविष्टि के चुनने के तरीके, चुनने के कुल तरीके कितने हैं, 2। क्यों कुल तरीके 2 क्यों हैं, या तो 0 ले लो या 1 ले लो, तो 2 तरीके तो हैं, 2 तरीके से चुन सकते हैं। या तो पहले हम 0 ले लेंगे बाद में 1, या पहले 1 बाद में 0, मैं 2 तरीके से हम चुन सकते हैं ना। क्लास 11 हम चैप्टर पढ़ा ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वहाँ पे चुनते थे चीज़ों को। तो चुनने के तरीके कितने हैं, यहाँ पर 2 तरीके बनने चुनने के, क्या 0 या 1। पहला तरीका 0 या 1, या पहला तरीका 1 दूसरा तरीका 0। तो कुल मिलाकर 2 तरीके से हम चुन सकते हैं, ठीक है। तो कुल आव्यूहों की संख्या कैसे निकलेगी, कुल आव्यूहों की संख्या, इसके लिए फॉर्मूला होगा 2 की पावर n, ठीक है। अब ये 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें चुनने के तरीके कुल 2 हैं। अगर चुनने के तरीके 3 होते तो इस 2 की जगह 3 आता। अगर चुनने के तरीके 4 होते तो यहाँ 2 की जगह 4 आता। अगर चुनने के तरीके 5 होते तो यहाँ 2 की जगह 5 आता। इज दैट क्लियर। n का मतलब क्या है, n है आव्यूह के कुल अवयवों की संख्या, जितने भी उसके अवयव हैं वो n की जगह आएंगे, ठीक है। तो भैया चुनने के तरीके हैं 2 और अवयवों की संख्या 9, यानी कि 2 की पावर 9 होता है आपका 512, ठीक है। और ये किसके, ये गुणज सिद्धांत होता है, एक गुणज सिद्धांत से, ठीक है। इस तरीके से वैसे इसके ऑप्शन दे रखे हैं, आई थिंक 4 आपको। एक ऑप्शन आपको दे रखा है 27, 18, 81, 27, और दूसरा जो ऑप्शन है 18, फिर तीसरा ऑप्शन है 81 और चौथा ऑप्शन है या 512 होगा ना, 512। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। तो आपको बस ये देखना है कि उसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर से आप उसके नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट कर लीजिए। चुनने के जो तरीके कितने हैं वो उसकी पावर टोटल एलिमेंट, सॉल्व कर दो आंसर आव्यूह के गुणज सिद्धांत से। आव्यूह के गुणज सिद्धांत से आपका 512 आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों देखिए अब आपका ये जो है चैप्टर की जो एक्सरसाइज है 3.1 ये कंप्लीट सॉल्व हो गई, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज थी, चैप्टर नया था, आपको कैसा लगा। जिन लोगों को चैप्टर बहुत अच्छा लगा हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, सर हमें चैप्टर बहुत अच्छा लगा और हमें पहली एक्सरसाइज बहुत अच्छी समझ में आई, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है बच्चों। और वीडियो को यार अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी कर दिया करो, जैसे कि वो भी पढ़ सकें, ओके। अब मिलेंगे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के बेसिक के साथ, ठीक है। तो वीडियो को आप पूरा देखा करो और डेली देखा करो यार, गैप मत किया करो। देखिए अगर आप गैप करेंगे तो आपका मैथ स्ट्रांग नहीं होगा, फिर इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हम आपको पढ़ाने की पूरी मतलब जी जान लगा रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, हर चीज़ को क्लियरिटी के साथ बता रहे हैं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग ईमानदारी से पढ़ें, डेली वीडियो देखें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी करें, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।